हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गिरन बंसल। तो आज की हम इस वीडियो में एक अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम बता रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन की बात होगी। यहाँ पे किस तरीके से आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हो। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स जो है किसी भी कंट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट्स है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो आज के टाइम के जो प्लानर्स है वे बिलीव करते हैं कि एक नेशन जब भी स्ट्रांग हो सकता है जब उसके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पूरी तरीके से डेवलप होगा। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एन इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप करेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। बात करें कैपिटल की, टू टाइप्स की कैपिटल होती है, एक फिजिकल कैपिटल, एक ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल नाम से ही बता रही है जैसे कि कुछ फिजिकल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हो, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा। और इनका इकट्ठा होना भी हमारी कंट्री के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ही हमारी कंट्री के बारे में पता लगता है कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। फिजिकल कैपिटल टेंजेबल हो सकती है, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। और ये जो अपनी वैल्यू है वो टाइम के साथ डेप्रिशिएट यानी कि खोती रहती है, ये अपनी टाइम के साथ वैल्यू। इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। ये दो कंट्री के बीच में बहुत ज्यादा मोबाइल मोबिलिटी होती है, क्योंकि हम इसे सोल्ड कर सकते हैं। सोल्ड कर सकते हैं तो इनकी ओनरशिप भी चेंज हो जाएगी। तो इसे सेपरेट किया जा सकता है ओनर से। Physical capital is the outcome of the conscious decision of the owner and it is mainly an economic and technical process. Physical capital एक conscious decision है ओनर का। वो ये देख ओनर ही तो देखेगा कि मुझे इस चीज में इन्वेस्ट करना है, इस चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, कि जिस चीज से ज्यादा रिटर्न आएगी तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन लेगा कि किस चीज में मुझे इन्वेस्ट करना है। और ये एक टेक्निकल प्रोसेस है और इसे हम इंपोर्ट के थ्रू भी बिल्ड कर सकते हैं। बात करें ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल वो चीज होती है एक कंट्री के लोगों के अंदर जो एजुकेशन है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, एबिलिटीज है और स्किल्स का जो स्टॉक है, उसे ही हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल की भी जरूरत, ह्यूमन कैपिटल से ही हम जो हमारी जो फिजिकल कैपिटल है उसका इफेक्टिव यूज हम ह्यूमन कैपिटल की मदद से ही कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने की नीड इसलिए भी बन जाती है क्योंकि अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो वो फर्दर जो और लोग हैं उन्हें भी सिखाएगा, तो इससे हमारी और ज्यादा ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस होगी कंट्री में। ह्यूमन कैपिटल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और जो हमारी ह्यूमन कैपिटल पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो नहीं, लेकिन हम जो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो एजुकेशन और हेल्थ पे, तो वो जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है जो उस पर डेप्रिसिएशन लगा है वो कम हो जाएगा अगर हम उस पर लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ह्यूमन कैपिटल लेस मोबाइल है क्योंकि हम उसे सोल्ड नहीं कर सकते, केवल शेयर तो कर सकते हो आप ह्यूमन कैपिटल को, लेकिन बेच नहीं सकते हो आप उसे। आपसे तो नहीं जा पाएगी वो, केवल शेयर कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो नॉलेज में। और ह्यूमन कैपिटल को कभी भी आप ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते हो। इसी वजह से जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक तो सोशल प्रोसेस है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप डेली में रूटीन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, तो ये एक तो सोशल प्रोसेस होगी। और एक ये एक्वायरर का कॉन्शियस डिसीजन होता है कि वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहता है, हेल्थ फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ह्यूमन कैपिटल इज फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यही कह रहा है कि वो इन्वेस्ट करना चाहेगा कि एजुकेशन और हेल्थ में, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? एक कंट्री में जो लोग रहते हैं उनकी जो स्किल्स और एबिलिटीज में डेवलपमेंट हो रहा है लगातार, उसी को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ये बात करता है जो नंबर ऑफ पर्संस इंक्रीज होते रहते हैं, स्किल्स जिनके पास स्किल्स है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ये एक प्रोसेस होती है। बात करें सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो पूरे 5 सोर्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने का, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन जब भी कर पाएंगे उसका, जब हमारा एजुकेशन और ट्रेनिंग हमने उसे बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड कराई हो। लेबर स्किल्स जो होती है एजुकेटेड पर्सन की, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है अनएजुकेटेड पर्सन से, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाने में काम करेगा और वो कहीं ना कहीं उसे ज्यादा इनकम कमा के देगा क्योंकि वो एजुकेटेड है।
इकोनॉमिस्ट ने भी ज्यादा इस पे स्ट्रेस डाला है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नेशन का जो डेवलपमेंट है वो जब ही हो सकता है जब हमारी कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छे से होगी। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज। अगर कोई एजुकेशन पे जैसे हम स्पेंड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरीके से जैसे कोई भी कंपनी कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट करती है, क्योंकि वो फर्दर उसे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके देगी। और अगर हम एजुकेशन पे करेंगे तो आज हम कर रहे हैं तो हम भी किसी ना किसी को कुछ नॉलेज देंगे आगे चल के। एजुकेशन हमें एनेबल्स करता है कि हम अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस सिलेक्ट कर सके। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करता है कि जो हमारी सोसाइटी में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रहना है। जैसे कोविड आया था तो कोविड में हमें पता था कि टाइम टाइम पर हाथ धोते रहते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और ये इनोवेशंस भी होते हैं अगर आप एजुकेशन पे खर्चा करोगे। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ की बात करें, अगर हम हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करना भी एक मेजर सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का, क्योंकि ये डायरेक्टली इंक्रीज करेगा हेल्दी वर्कफोर्स की सप्लाई। हेल्दी वर्कफोर्स की सप्लाई अगर इंक्रीज होती है हमारी कंट्री में तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और वो ज्यादा अर्न कर पाएगा। और जो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मैन पावर को, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपना दे नहीं पाएगा। जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज कम है हमारी कंट्रीज में, हेल्थ फैसिलिटीज का कम हो, और ये कहीं ना कहीं लोगों को वो करता है कि छोड़ यार काम पे नहीं जाने दे। अगर आपके या फीवर हो जाए, कोल्ड हो जाए तो आप भी छोड़ोगे कि ट्यूशन पे नहीं जाते, यार छोड़ो चलो क्या है जाना, कल को चलेंगे। तो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करना भी एक मेजर कारण बन जाता है सोसाइटी में जो लेबर फोर्स है उसको इंक्रीज करने के लिए। आप किस किस तरीके से हेल्थ पर एक्सपेंडिचर कर सकते हो, जैसे कि आप देख लेते प्रिवेंटिव मेडिसिन, पहले से ही आप वैक्सीनेशन ले सकते हो कि भाई इस चीज से सावधान रहना है मेरे को, तो वो पहले से ही वैक्सीनेशन लोगे तो उस चीज का कारण नहीं बनेगा। क्यूरेटिव मेडिसिन, आपको जैसे ही कुछ अपने अंदर फील होता है, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके आप मेडिसिन ले सकते हो, क्यूरेटिव मेडिसिन उसे कहा जाएगा। सोशल मेडिसिन की बात करें तो हेल्थ लिटरेसी को स्प्रेड करना कि भाई सावधान रहे, बच के रहे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे अच्छे से। और प्रोविजन फॉर क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, अपना एक अच्छा साफ पानी पीने का प्रोविजन बनाए कहीं पे ऐसे नहीं। और बारिश का पानी भी जैसे इकट्ठा होता रहता है तो वो बिल्कुल इकट्ठा ना होने दे कहीं पे, गुड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज का पार्ट है वो। बात करें तीसरी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए, तीसरा जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक काफी हेल्पफुल सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो डायरेक्टली स्किल्स और एफिशिएंसी होती है उस वर्कर्स की, उनको इंक्रीज करता है, और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को भी साथ में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब लर्निंग व्हाइल डूइंग भी होता है कि काम करते करते सीखना। और ये इस ट्रेनिंग का एक फायदा और भी होता है क्योंकि एक तो जल्दी प्रोवाइड हो जाती है और बिना किसी कॉस्ट के। जल्दी इसलिए प्रोवाइड हो जाती है, इसके लिए हमें कोई भी अलग से सेटअप नहीं करना होता। भाई जैसे उसका मैनेजर है वो अपने मैनेजर के साथ साथ ही सीख लेगा, और कॉस्ट भी कम आने वाली है क्योंकि भाई अलग से तो हमें डिपार्टमेंट बनाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि भाई वो वहीं पे सीखेगा, तो उसी के साथ सीख लेगा, तो कॉस्ट भी इसमें अलग से कुछ नहीं लगनी है। और ये जो सुपरवाइजर होता है उसकी सुपरविजन में रहकर होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर रहा। ये देख लेते हैं मेजर पॉइंट है, इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज द रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ एनहांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे जो हमने खर्चा किया है उसकी ट्रेनिंग पर, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा जो उससे हमें रिटर्न मिलने वाली है। जो हमने कॉस्ट लगाई है उसमें वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी तो उससे वो अर्न ज्यादा करेगा। चौथा कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन चीज होती है कि एक जब वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है कहीं ना कहीं बेटर सैलरीज की तलाश में। अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज इन सर्च फॉर जॉब्स। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं रूरल एरिया से, वो अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं कि उन्हें हायर सैलरी मिल सकती है। और टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन है वे भी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बेटर सैलरी पैकेज मिल जाए उन्हें। Migration involves the cost of transportation from one place to another and a higher cost of living in the migrated place. माइग्रेशन जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड करता है, क्योंकि जो कॉस्ट ज्यादा आएगी, अब वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब माइग्रेशन इधर से उधर करेगा, एक तो उसकी कॉस्ट आने वाली है और कहीं ना कहीं वो बेटर जगह शिफ्ट करने वाला है।
तो वहां पे जो स्टैंडर्ड है वो रेज होगा उसका रहने का, तो उसमें भी कॉस्ट ज्यादा आने वाली है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज एनहांस्ड अर्निंग इन द माइग्रेटेड प्लेस आर मोर देन द इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन। जो आप खर्चा कर रहे हो माइग्रेशन पे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ज्यादा ही होगा जहां पे आप रहने गए हो, क्योंकि वहां पे जब आप रहने गए हो तो आप ज्यादा भी कमाओगे वहां पे, इसलिए गए हो आप बेटर अर्निंग फैसिलिटीज के लिए, तो वो ज्यादा होगा कहीं ना कहीं जो आपका अर्निंग का जरिया है कमाने का, जो उसमें खर्चा है आपके माइग्रेशन से। बात करें एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन की, एक इंफॉर्मेशन पे खर्चा करना भी बहुत मेजर कारण बन जाता है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का। एक्सपेंडिचर ऑन इनकर्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट, लेबर मार्केट के लिए, लेबर मार्केट के बारे में जानकारी लेने के लिए, और अदर मार्केट्स जितने भी, जैसे कि आप एग्जांपल पहले भी दिया था कि जो मान लिया आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अभी आप कैपेबल तो इतने हो कि आप बहुत अच्छा पैकेज पा सकते हो आगे चलिए कॉलेज में, लेकिन आपको पता ये नहीं है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। आपने ले लिया आसपास कहीं पे वैसे ही, पर आप कैपेबल बहुत हाई के लिए थे, उसमें भी आप परफॉर्मेंस दे सकते थे अपनी अच्छी, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके बारे में। इट इन्वॉल्व्स द अमाउंट ऑफ स्पेंट ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, their educational standards and the cost of education. Information is necessary to make decision regarding investment in human capital as well as their efficient utilization. ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी हो जाती है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए और उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए। नोट देख लेते हैं, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, लेकिन उसने आगे एक बात और भी कही है, हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये एक मतलब इसे इस चीज को ये बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है एक तरीके से कहना कि ये बिल्कुल होगा ही होगा कि कॉज जो हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी होगी, क्योंकि जो हमारी कंट्री में जो नापने के तरीके हैं, यानी कि अब बंदा देखिए, एक सरकार तो ऐसे नाप रही है कि उसने एजुकेशन में एनरोलमेंट का एडमिशन तो ले लिया, अब वहां पे वो जा रहा ही नहीं है, उसकी जॉब लगी नहीं रही है, तो फिर काहे का भाई, काहे का वो हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जब उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हो रही है वहां पे, वो पढ़ने ही नहीं जा रहा है, एडमिशन ले लिया, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ काहे की हो रही है। बात कर ले इंपोर्टेंस की, तो इंपोर्टेंस से पहला पॉइंट देख लेते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सबसे पहले इससे अगर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं तो इन्वेंशन, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इनोवेशन, अगर हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं तो नए नए इससे इनोवेशंस होंगे कंट्री में, इन्वेंशंस होंगे और साइंटिफिक एडवांसमेंट होंगे। और ऐसे ही जो एजुकेटेड वर्कफोर्स है हमारी, अगर हम उन्हें एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करेंगे तो वो कहीं ना कोई नई टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। सेकंड देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उनकी कर रहे हैं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के पास ह्यूमन कैपिटल अच्छी होती है तो उनकी जो उनकी फैमिलीज होती है वो स्मॉलर होती है, मतलब एज कंपेयर टू इलिटरेट फैमिलीज। सो द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और इससे अगर हम ये चीज बताएंगे, एजुकेशन इस चीज की देंगे, तो कहीं ना कहीं जो कंट्री में बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उस पर हम कंट्रोल रोक लगा सकते हैं उस पर। थर्ड देख लेते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। द नॉलेजेबल, स्किल्ड एंड फिजिकल फिट पीपल आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑफ चेंज इन सोसाइटी। जो नॉलेजेबल, स्किल्ड और फिजिकल फिट पीपल होते हैं वो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, मोटिवेशन प्रोवाइड कराने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड देयर चेंजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ विल फॉर डेवलपमेंट। और ये विल क्रिएट करते हैं कि भाई हमें अच्छा करना है, सोसाइटी में डेवलपमेंट लाना है, डेवलपमेंट करना है। फोर्थ देख लेते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का भी आप जब इफेक्टिवली यूज कर पाओगे जब आपके पास ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी। मान ले अब एक बंदा है, उस पे एरोप्लेन तो चलाना आता नहीं, उसके पास मतलब एरोप्लेन उस पे अच्छे से आता है चलाना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसके पास माइंड पूरा है। अब उसके पास फिजिकल कैपिटल, एरोप्लेन अच्छा है ही, तो वो कैसे ही चला पाएगा। फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय मींस ऑफ हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क फॉर ह्यूमन बीइंग। फिजिकल कैपिटल को जब भी क्रिएट करा, फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय मींस ऑफ हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग जो अच्छे से वर्क करेगा, इंटेलिजेंटली वर्क परफॉर्म करेगा और हार्डली,
पूरा अपना ध्यान उसी में लगाए करेगा, तो फिजिकल कैपिटल बहुत ज्यादा क्रिएट की जा सकती है कंट्री में, और इससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। फिफ्थ, effective use of physical capital. The growth and productivity of physical capital depends extensively on human capital formation. जो फिजिकल कैपिटल का जो ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी है, यानी कि हमें जो फिजिकल कैपिटल, एक मशीन को यूटिलाइजेशन करना है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि इससे हमें पूरा निकालना है, मतलब पूरा की पूरी यूटिलाइजेशन करना है, फुल यूटिलाइजेशन, तो वो ह्यूमन कैपिटल पे ही आधारित है कि अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी तो जब आप फिजिकल कैपिटल का यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से कर पाओगे। फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय मींस ऑफ हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिजिकल कैपिटल को जब ही आप क्रिएट कर पाओगे जब ह्यूमन बीइंग, जब हम हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, यानी कि बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज अपनी इकोनॉमी के अंदर। हेंस ह्यूमन स्किल्स एंड देयर एफर्ट्स हेल्प इन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन स्किल्स का जो एफर्ट है, जो हम उसे एफर्ट को लगाने वाले हैं, ह्यूमन मतलब बंदा जो लगाने वाला है अपना इफेक्ट फिजिकल कैपिटल, जब ही इफेक्टिवली यूज हो पाएगी जब ह्यूमन बंदा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे से प्रॉपर्ली इफेक्टिवली यूज करेगा अपनी कैपिटल का। फिफ्थ, हायर एग्जांपल इसमें मैं देना चाहता हूँ कि जैसे हम ह्यूमन कैपिटल, एक बंदा एरोप्लेन उड़ाना चाहता है, अब उसके पास एरोप्लेन, हमारे पास फिजिकल कैपिटल तो अच्छी है बहुत, मान लिया फिजिकल एरोप्लेन आता है, सारी चीज फिट है बिल्कुल, लेकिन वो उड़ाने के लिए बिल्कुल उसमें नॉलेज नहीं है, हमने एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड कराई उसे अच्छे से एरोप्लेन चलाने के लिए, तो फिर फिजिकल कैपिटल का फायदा ही क्या हुआ बनाने का। That's the correct example. वो शुरू में मेरे से थोड़ा गलत हो गया था, मिस्टेक। फिफ्थ की बात कर लेते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एज अ नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर्स मेक्स बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उससे ही हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है उससे ही एनहांस हो पाएगा, क्योंकि जो नॉलेजेबल और स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बेटर यूज कर पाएंगे हमारे रिसोर्सेज का एज कंपेयर टू जिनके पास ह्यूमन कैपिटल की कमी है। इंक्रीजेस इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द टेक्निकल स्किल्स ऑफ द पीपल which can be acquired only by means of education, training and maintaining the health of the people. अगर हम प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करना चाहते हैं और क्वालिटी प्रोडक्शन चाहते हैं, अच्छा बनकर आए और प्रोडक्टिविटी एनहांस हो, जल्दी बन गया है समय से और ज्यादा यूनिट बन गया है, तो उसके लिए हमें जो टेक्निकल स्किल्स, जो लोगों की टेक्निकल स्किल है उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और वो जब भी एक्वायर कर सकते हैं जब हम उन्हें अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज, ट्रेनिंग देंगे उन्हें और हेल्थ फैसिलिटीज मेंटेन करेंगे लोगों की। 6 देख लेते हैं, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की जब भी इंप्रूव हो पाएगी अगर हम उन्हें बेटर एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा कमाएंगे उस चीज से, तो वे अपनी जो रहने का स्टैंडर्ड है लिविंग, तो उसे रेज कर पाएंगे वे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली makes people productive and creative but also transform the lives of the people start living and enjoying higher income and more satisfying life। अगर हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा अर्न करेंगे, जिससे उनकी जो लाइफ है वो इजी बन जाएगी और वे अपनी जरूरत पर भी खर्चा कर सकते हैं, मतलब जो वो चाहते हैं। 7 देख लेते हैं, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं तो जो लोगों की हेल्थ, उन पे खर्चा करेंगे, वे एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, ट्रेनिंग पे खर्चा करेंगे और बेटर फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेस कर पाएंगे वे, तो जिससे कि जो उनकी वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कहीं ना कहीं बढ़कर आएगी। इसकी एमटी की बात कर लेते हैं, इसकी एमटी है इनोवेटिव ग्रोथ ऑफ एप्पल। सब साथ में बोलेंगे, इनोवेटिव ग्रोथ ऑफ एप्पल। इनोवेटिव से आता है इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में आता है कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, और एप्पल की बात करें तो ए से बनता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। पी की बात करें तो पी से आएगा हमारा इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगेन पी की बात करें तो उससे बनेगा हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। एल की बात करें तो इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ई की बात करें तो इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या क्या राइज होगी। फर्स्ट देख लेते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वेरियस कैटेगरीज स्पेशली इन द केस ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सनल। ये कह रहा है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है
यानी कि जो हाई स्किल्ड, ये कह रहा है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है ह्यूमन रिसोर्स की, मान लीजिए डिमांड तो ज्यादा उसकी अराइज हो रही है जिसके पास हाईली स्किल्ड एजुकेटेड बंदा है, पूरी जो प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर देगा, लेकिन जो सप्लाई है वो बिना पढ़े लिखों की है। अब एजुकेशन तो उन्हें मिलनी, मतलब वे जा रहे हैं, एजुकेशन उनके पास है नहीं, उन्होंने डिग्री लेके बैठ गए वे, अब उनकी जरूरत ही नहीं है कंट्री में, जरूरत तो उनकी है जो जिसके पास जो हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकता हो। तो उसमें इम्बैलेंस है, और इससे जो हमारे रिसोर्सेज है वो वेस्ट होंगे कहीं ना कहीं, जब वे अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को एनहांस नहीं कर पाएंगे, तो ह्यूमन कैपिटल जो हमने फॉर्म किया वो कहीं ना कहीं वेस्ट होगी। Insufficient resources. The resources allocated to the formation of human capital have been much less than the resources required. जो हमने अपने जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए जो रिसोर्सेज लगाए हैं वो बहुत कम है, जरूरत तो ज्यादा की है। अब हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ही देख लो, पॉपुलेशन तो पूरी इतनी है भर भर के, अब उनके लिए रिसोर्सेज है ही नहीं है। आप अपने आसपास देखो, कोई आपको वही नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी, अच्छी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज ही नहीं है, लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और कईयों को मिल भी नहीं पाती। Due to this reason, the facilities for the formation of human capital have remained grossly inadequate. इसकी वजह से जो ह्यूमन कैपिटल है वो कहीं ना कहीं कम रह जाती है हमारी कंट्री के लिए। थर्ड, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर कहीं जैसे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उन्हें प्रॉपर तरीके से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन का एक्सेस तो मिल नहीं पा रहा, एजुकेशन का एक्सेस तो मिल नहीं पा रहा है उन्हें। तो जो पर हेड अवेलेबिलिटी है, यानी कि एक कॉलेज में सीट तो है 500 सीट ही है केवल, अब वहां पे बंदे जा रहे हैं 2000, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एक तरीके से, 1000 बंदे हो गए, अब उन्हें 500 को कहां से मिलेगा, 500 को तो मिलने का ही नहीं, तो जो कहीं ना कहीं घटा देती है पर हेड अवेलेबिलिटी अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। फोर्थ फोर्थ बात कर लेते हैं तो ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन कहता है कि जैसे कि आपने रिसोर्सेज जो लोगों पे, यहाँ के लोगों पे रिसोर्सेज तो लगाए इंडिया के, यानी कि आपने उसे एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, अब वो उस रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन कर रहा है वो दूसरी कंट्री में जाए कर रहा है। अब दूसरी मतलब रिसोर्सेज तो अपने खर्च हो रहे हैं, सारे फंड्स हमारे यहाँ के खर्च हुए इंडिया के, अब वो उसका यूटिलाइजेशन फायदा दूसरी कंट्री को पहुंचा रहा है, उसका बेनिफिट, तो उसका एक ये नुकसान है। It lead to loss of quality of pupils like doctor, engineer, etc. who have the high caliber and are rare in a developing country. अब हमारी कंट्री डेवलपिंग है, अब यहाँ पे तो डॉक्टर है नहीं, इंजीनियर्स अच्छे अच्छे है नहीं, डॉक्टर जब एजुकेशन के बाहर जा रहे हैं, बाहर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई बाहर का क्या काम, वहां तो डेवलप ने पहले से, यहाँ प्रोवाइड कराओ ना। Fifth, serious inefficiencies. There is a lot of wastage of society resources and the capabilities of educated people are either not made use of or are underutilized. जो सोसाइटी के रिसोर्सेज है, अब ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लो, चाहे तो वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, और हो भी रहे तो उसे अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। भाई एक मान लिया एक बंदा है, वो उसने कर तो बीटेक ली, एमबीए करके आ रहा है वो, और उसे जो एडमिशन मिल रहा है वो छोटी मोटी, मतलब जो सैलरी की तलाश में वो पढ़ा रहा है छोटी क्लास के बच्चों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है, एफिशिएंट यूट, और कहीं ना कहीं ऐसी भी है जो जिन्हें कुछ जॉब ही नहीं मिलती, तो उन्हें मिल ही नहीं पा रही है। सिक्स, सेवरल imbalances. A greater proportion of resources have been diverted toward higher education, which is meant for few people, as compared to primary and secondary education. Due to this reason, the general productivity of the economies has remained low. जो जो ग्रेटर प्रोपोर्शन है रिसोर्सेज का वो एलोकेट किया गया है हायर सेक्टर को एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर। भाई मतलब इसे देख लेते हैं कि जैसे जो रिसोर्सेज है, इसको यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वे आपको वे तो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपका बेस तो क्लियर, बेस तो हो ही नहीं रहा है प्रोवाइड। अच्छे स्कूल्स होंगे जब तो यूनिवर्सिटीज में जाएंगे अच्छे बच्चे, यानी कि स्कूल ज्यादा करो आप, रिसोर्सेज स्कूल्स प्राइमरी सेक्टर को ज्यादा दो, तो वो तो अपना आप में हो जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटीज तो अपना आप में बढ़ जाएगी। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। In respect of education, the performance is particularly unsatisfactory in the field of science and development of modern technology. अगर हम एजुकेशन अच्छी देंगे तो जो हमारा जो साइंस एंड डेवलपमेंट की फील्ड है उसमें भी नए नए इनोवेशंस होंगे, और जो कंट्री के लिए बहुत अच्छा साबित कर सकते हैं। जब नए नए इनोवेशंस होंगे तो फिजिकल कैपिटल कहीं ना कहीं जनरेट होगी। नोट की बात कर लेते हैं, उसकी एम्प्टी रखी तो हमने।
इसकी एमटी की बात कर लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स की। तो लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, weak science and technology. In respect of education, the performance is particularly unsatisfactory in the field of science and development of modern technology. हमारी कंट्री में जो एजुकेशन है, जो हमारी कंट्री में एजुकेशन पे अच्छी तरीके से खर्चा नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन की पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं कराया जा रहा है। और जो साइंस एंड डेवलपमेंट की फील्ड है, उसमें भाई नए नए इनोवेशन चाहिए, आज के टाइम पे पूरे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, पर वो पूरे तरीके से कारगर साबित नहीं है। मतलब वो हो रहे हैं नहीं हो रहे भारत हो ही नहीं रहे वे भारत में। मतलब एजुकेशन इस एजुकेशन उस लेवल से दे ही नहीं जा रही है कि जो उन्हें बिल्कुल नए नए इनोवेशंस कर सके। मतलब ये कहना चाहते हो ना कि जो एजुकेशन है वो डिग्री ओरिएंटेड है ना, हाँ, स्किल्स ओरिएंटेड। एजुकेशन जो है हमारी वो डिग्री ओरिएंटेड है, ना कि स्किल ओरिएंटेड। भाई डिग्री तो लेके बैठ गए, अब उन्हें एजुकेशन है ही नहीं। क्या मतलब, कहने का मतलब है प्रैक्टिकल तो कर ही नहीं पा रही ये चीज, वो तो कॉपी पे कर रहे हैं बस। बस थ्योरी लिखवा लो, फिजिकल कहाँ से करोगे, बनाओगे कहाँ? इसकी एमटी की बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं एमटी। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग एंड इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ ब्रेन लीड टू इनएफिशिएंसीज एंड इम्बैलेंसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई एमटी बोलना सारे साथ में। फर्स्ट देख लेते हैं लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, जो कि बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। इनसफिशिएंट से बन जाता है हमारा इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, ग्रोथ से बन जाता है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ब्रेन से बन जाता है हमारा ब्रेन ड्रेन, इनएफिशिएंसीज से बन जाता है हमारा सीरियस इनएफिशिएंसीज, इम्बैलेंसेस से सेवरल इम्बैलेंसेस। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी कैसी है, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। नोट की बात कर लेते हैं भाई। एजुकेशन इज अ वाइडर टर्म देन लिटरेसी। एजुकेशन जो है एक वाइडर टर्म है लिटरेसी के कंपैरिजन में, क्योंकि एजुकेशन तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, लिटरेसी केवल ये बताता है कि लोग लोग लिख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करे। ऑल एजुकेटेड पीपल्स आर लिटरेट। जितने भी एजुकेटेड पीपल होते हैं वो लिटरेट तो कहीं ना कहीं होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लिटरेट पीपल है वो एजुकेटेड हो ही हो। All literate people are not necessarily educated. Education is sought not only as it confers higher earning capacity of people, but also for its other highly valued benefits. एजुकेशन केवल इसी चीज पे नहीं कहता कि इससे आप केवल ज्यादा कमा सकते हो, पर इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। देख लेते हैं इसके फायदे, जिससे हम आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। इट गिव्स वन अ बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी तो आप कहीं पे भी अपना खड़े होकर कहीं पे भी आप अपना योगदान दे सकते हो, यानी कि अपनी बात रख सकते हो कहीं पे भी जाकर। इट एनेबल्स वंस टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। आप अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस कर सकते हो, किससे मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, किससे कम बेनिफिट मिल रहा है, तो उसे आप कम बेनिफिट वाले को हटा दोगे, ज्यादा को ही सिलेक्ट करोगे। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। ये आपको नॉलेज, इस चीज के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, कब मुझे किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बिहेव करना होगा। इट आल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशंस। मोरओवर द एबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी तो नए नए इनोवेशंस होंगे, लोगों को प्रेरित करेगा कुछ नया करने के लिए। और जो एजुकेटेड लेबर फोर्स है वो कहीं ना कहीं नई नई टेक्नोलॉजीज में अपना अडोप्ट करने में समर्थ रहेगी। Human capital considers education and health as a means to increase labor productivity, whereas according to human development, education and health are integral to human welfare. Human capital तो कहता है कि ह्यूमन कैपिटल जो कंसीडर करता है वो केवल करता है कि एजुकेशन और हेल्थ, इससे जो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट बात करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ तो जरूरी है भाई सबके लिए, वो तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी है, वो तो होना ही चाहिए सबके पास, उसके बिना तो काम ही नहीं चलने का। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। जो एजुकेशन है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज है वो आपको प्राइवेट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे, सोशल बेनिफिट्स भी। भाई प्राइवेट तो ऐसे करेंगे कि आप अपना बेटर चॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हो, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, अपने लिए डिसीजन ले सकते हो कि मुझे किस चीज में फायदा रहेगा। और सोशल बेनिफिट,
आप अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाओगे, आपको ध्यान रहेगा कि मुझे ये चीज नहीं करनी है सोशली, और कहीं ना कहीं कंट्री में अपने जो अर्निंग कैपेसिटी है वो आपकी इंक्रीज होगी एजुकेशन की वजह से, तो आपका कहीं ना कहीं जीडीपी इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से सोशल बेनिफिट भी होंगे कंट्री के लिए। एज अ रिजल्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट इन द एजुकेशन हेल्थ सर्विस मार्केट। तो इसी की वजह से जो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों इस काम में है कि वो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। इसमें देख लेते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है इसमें जो एजुकेशन सेक्टर है और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो पहली बात तो ये सोशल प्रोसेस है, इसमें सोशली लोग मतलब जो प्राइवेट सोशल वेलफेयर के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर को अवॉइड करता है, और गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। और जो इस सेक्टर में है जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को आना पड़ा। There is a lack of complete information about the quality of service and their cost to the consumer। और जो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को जो होल्ड लोग होते हैं प्राइवेट सेक्टर, उन्हें कहीं ना कहीं कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि चल क्या रहा है मार्केट में और किस तरह की सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसको इन सारी चीजों के बारे में पता होता है कि कब क्या करना है, क्या चल रहा है, हमें वेलफेयर करना है, किस किस तरीके से करना है। टू प्रिवेंट द मोनोपोली इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। भाई अगर प्राइवेट सेक्टर होंगे तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, पहली बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है अच्छे से, तो फिर तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट है तो वेलफेयर पे ध्यान देगी, वो कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ेगी। पीपल कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइसेस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। जो लोग हैं हमारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी है उनका बहुत ज्यादा हाईयर प्राइसेस होंगे अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व होगा, तो वे भाई एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे उन सब चीजों का। लेकिन अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट उन्हें कम दामों पे प्रोवाइड कराएंगी, तो सबको हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज इजिली एक्सेस हो जाएगी। एजुकेशन और हेल्थ में रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें काम करता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो इसमें 3 बॉडीज काम करती है, एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई। एनसीईआरटी द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी आप जैसे एजुकेशन जो आप 12th वगैरह तक एनसीईआरटी का पढ़ते हो सब, ये एनसीईआरटी होगा। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज कोर्सेज होते हैं सारे हमारे यूजी पीजीज जितने भी होते हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ये यूजीसी देखती है। और एआईसीटीई की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सब आपकी उसके बारे में बात करेंगे जो टेक्निकल फील्ड है हमारी और जो एजुकेशन के लिए काम करती है। हेल्थ की बात कर लेते हैं, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। हेल्थ में जो हमारा काम करता है वो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च काम करता है। एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं भारत में, तो भारत में एजुकेशन सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, एंड थर्ड वन इज हायर एजुकेशन। बात करें हम एलिमेंट्री एजुकेशन की तो ये कवर करता है 1st to 8th क्लास के बच्चों को, जिनका रेलिवेंट एज ग्रुप होता है 6 to 14। और जो अगर हम 1950-51 के डाटा की बात करें तो इसमें 2,23,000 बच्चे एनरोल थे, रजिस्टर्ड थे। और अगर हम इसके 15-16 के डाटा की बात करें तो बढ़कर हो गए हैं 12,70,000। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की एजुकेशन की बात करें तो कवर करता है क्लासेस 9 to 12 को। और अगर इसके हम डाटा की बात करें तो 1987-88 में नवोदय विद्यालय स्टैब्लिश किए गए थे, ताकि जो रूरल एरियाज के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड हो सके। और साथ ही में बोर्डिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते थे, यानी कि रहने की फैसिलिटी वहीं पर। और जो आज के समय में लगभग 565 नवोदय स्कूल्स फंक्शनिंग रनिंग में है फिलहाल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी केंद्रीय विद्यालयों को स्टैब्लिश किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन फॉर ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज। जिन बच्चों के पेरेंट्स का बहुत जल्दी ट्रांसफर होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वे ताकि बीच में पढ़ाई उनकी ना रुके, वे कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई करते रहे, तो इसकी वजह से केंद्रीय विद्यालय को स्टैब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और जो प्रेजेंटली 1128 केंद्रीय विद्यालय रनिंग में है, और जिसके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 12,60,000 बच्चे। हायर एजुकेशन की बात करें तो ये 12th क्लास से ऊपर की बात करता है, जैसे कि आपकी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जितनी भी यूनिवर्सिटीज होगी आपकी। और प्रेजेंटली जो 799 यूनिवर्सिटीज एजुकेशन हायर एजुकेशन में काम कर रही है कंट्री में, जिसके अंदर 39,071 कॉलेजेस है। और जो इनमें टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है वो है
346 लाख, जो 15-16 के डाटा की बात करें अगर। नोट देख लेते हैं, द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 76% 2016-17 में। यानी कि लिटरेसी रेट आप ठीक कह सकते हो, पर कम ही माना जाएगा, और भी कंट्री का इससे भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस फील्ड में वर्क करने की जरूरत है। फर्स्ट देख लेते हैं, केरला हैज अचीव्ड अ लिटरेसी रेट ऑफ 93.91% एंड बिहार इज द लीस्ट लिटरेसी स्टेट इन इंडिया विद अ लिटरेसी ऑफ 63.82%। ये बहुत जरूरी है एग्जामिनेशंस के लिए, इसको देख लेना, क्योंकि जो केरला है वो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट को अचीव कर पाया है, जो कि 93.91% है, और बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, जो कि केवल 63.82% है। इन रूरल एरियाज द लिटरेसी रेट इज 69%। जो आपके रूरल एरियाज हो गए, गांव कस्बे वाले, तो इनमें जो आपका लिटरेसी रेट है वो 69% है। फीमेल लिटरेसी रेट इज 66%। जो वुमेन्स का है लिटरेसी रेट वो केवल 66% है। एडल्ट लिटरेसी रेट इसमें बात कर लेते हैं सब जो 15 प्लस है, चाहे उसमें मैन हो वुमेन हो कोई भी हो, तो उसका जो लिटरेसी रेट है वो है, मेल का जो है वो 82% है और फीमेल का जो है 66% है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है एजुकेशन पे वो दो तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, इसमें देख लेते हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 1952 to 2014 it increased from 7.92% to 15.7%. The percentage of education expenditure of total government expenditure indicates the importance of education in the scheme of things before the government. ये जो बुलेट कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो बता रही है कि गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है एजुकेशन सेक्टर को, एजुकेशन फील्ड में गवर्नमेंट कितनी इन्वॉल्व है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये 1952 टू 2014 जो ये इंक्रीज हो गया है 0.64% से 4.13% हो गया है। द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी एक्सप्रेस हाउ मच ऑफ पीपल इनकम इज बीइंग कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। इसमें जो बात की गई है कि जो लोग खुद है वो खुद कितना चाहते हैं, इंडिविजुअली वो लोग खुद कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं एजुकेशन में कि जो उनकी इनकम है वो एजुकेशन को कितना लगाना चाहते हैं, यानी कि वो एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। बात करें दोनों बुलेट्स की, तो ऊपर वाला बुलेट तो ऐसे कह रहा है कि गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है एजुकेशन सेक्टर में, और नीचे कह रहे हैं लोग इंडिविजुअली कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। द 7th 5-year प्लान रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो 7th 5-year प्लान है उसमें सारी ह्यूमन कैपिटल की आपकी इंपॉर्टेंस की बात की गई है। In 2009, the Indian government made free and compulsory education through the right to education for the age group of 6 to 14th year. 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है राइट टू एजुकेशन के तहत कि जो 6 to 14th एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए तो एजुकेशन भाई नेसेसरी है, उन्हें तो जरूरी मिलनी चाहिए एजुकेशन। 2% एजुकेशनल सेस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। जितने भी आपकी यूनियन टैक्सेस हैं उन पे जो गवर्नमेंट ने एजुकेशनल सेस लगाया है वो भी 2%। डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स इंडिकेट द एजुकेशन इन इंडिया इज जेंडर बायस्ड। जो आपका मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है जो हमने ऊपर देखा था 66% और 80 के समथिंग 82% की, तो वो बताता है कि जो हमारी कंट्री में फीमेल लिटरेसी, जो हमारी कंट्री में मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं जेंडर बायस्ड है, यानी कि जो मेल को कहीं ना कहीं ज्यादा लिटरेसी प्रोवाइड की जा रही है एज कम्पेयर टू फीमेल को अच्छी तरीके से लिटरेसी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हमारी सोसाइटी में। एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन अ कंट्री आर इंडिकेटेड बाय एडल्ट लिटरेसी रेट, परसेंट ऑफ पीपल एज 15 प्लस, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट, परसेंट ऑफ रेलिवेंट एज ग्रुप जिसे कहा जाता है, एंड यूथ लिटरेसी रेट, परसेंट ऑफ पीपल एज 15 to 24। यूथ लिटरेसी रेट होता है जो 15 से 24 साल तक होता है हमारा लोग होते हैं। एनरोलमेंट रेशो की बात कर लेते हैं, तो एनरोलमेंट रेशो है कि जो इट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप एनरोलिंग देमसेल्व्स फॉर द रेलिवेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। जो कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो एनरोलमेंट जिन्होंने स्कूल एजुकेशन की फील्ड में एनरोल करा रखा है वो तो हो गया तुम्हारा एनरोलमेंट रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो की बात करें तो द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप अटेंडिंग स्कूल्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप इज रेफर्ड टू एज नेट अटेंडेंस रेशो।
जो बच्चे मान लिया एनरोलमेंट उन्होंने ले लिया और उसके बाद जो प्रेजेंट कितने हो रहे हैं स्कूल में, अटेंडेंस कितनों की लग रही है वहां पे कि जो डेली आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो हो गया तुम्हारा नेट अटेंडेंस रेशो। भाई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ बताओ। हो गए तो ऑल द बेस्ट भाई, ठीक है।